हेलो बच्चों, मैं शशि आप सबका स्वागत करता हूं शशि कैंपस पटना में। आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेकर के आए हैं। उस टॉपिक का नाम है अम्ल, भस्म और लवण। इंग्लिश में इसको एसिड, बेस और साल्ट कहते हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग अम्ल, भस्म, लवण में से पहले अम्ल के बारे में बात करेंगे, फिर भस्म के बारे में बात करेंगे और फिर लवण के बारे में। अम्ल क्या होता है, देखिए मैं समझा दूं एक थोड़ा सा संक्षेप में। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जैसे नींबू, संतरा। भस्म स्वाद में कड़वा होता है, कड़वा, तीता नहीं, कड़वा। कड़वा का मतलब हो गया जैसे साबुन मुंह में गया और मुंह में कड़वा लगेगा। राख कड़वा लगता है, नीम कड़वा लगता है, आंवला कड़वा लगता है। तो जो स्वाद में कड़वा होगा वो भस्म होगा। लवण मतलब हो गया नमक। बोलचाल में हम लोग उसको नमक बोलते हैं, खाने वाला नमक। वो कैसा होता है, नमकीन। तो जो स्वाद में नमकीन लगेगा वो लवण। खट्टा अम्ल, कड़वा भस्म और नमकीन लवण, ये इसकी बात हो गई। अब हम अम्ल के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि अम्ल होता क्या है, इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो देखिए अम्ल क्या है। अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है तथा धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अगर आता है परीक्षा में कि अम्ल किसे कहते हैं तो आप ये डिफिनेशन लिखेंगे। अगर परीक्षा में आता है कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं, आर्हेनियस साहब ने अम्ल का डिफिनेशन दिया था। इन्होंने क्या किया कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन के ऊपर में पावर में प्लस लिखते हैं, इसको बोलते हैं आयन। तो हाइड्रोजन आयन में टूटता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया समझाने के लिए। अब देखिए HCl अम्ल है, ऊपर जो इधर मैंने लिखा है ये अम्ल है, इसके नीचे सारा अम्ल है, ये हमारा जल है। तो जब अम्ल का जल के साथ अभिक्रिया होता है तो इधर हाइड्रोजन आयन में टूटता है। तो आप समझिएगा HCl अम्ल है, जैसे ही इसको पानी में डाल करके घोड़िएगा, घुमाइएगा, तो क्या होगा कि हाइड्रोजन, देखिए यहां से क्लोरीन से अलग हो गया, हाइड्रोजन प्लस और क्लोरीन, ये हाइड्रोजन प्लस में और क्लोरीन माइनस में टूट जाएगा। यानी दोनों आयन में, एगो प्लस में एगो माइनस में टूट गया। तो हमको मतलब सिर्फ हाइड्रोजन से है कि हाइड्रोजन क्या टूटेगा, आयन देगा। H2O अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो सल्फ्यूरिक एसिड को जैसे ही पानी में डालिएगा, घोर दीजिएगा, तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और SO4 माइनस माइनस, दो माइनस इस पे होगा। HNO3 को जैसे ही पानी में डाल के घोल दीजिएगा तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, NO3 अलग हो जाएगा। यानी हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन प्लस जो है वो प्राप्त होता है। तो आर्हेनियस के अनुसार वो सारा यौगिक अम्ल होगा जिसको जल में हम डालेंगे और घोलेंगे तो वो H प्लस में टूट जाएगा, वो अम्ल होगा। तो अम्ल की पहचान आर्हेनियस के अनुसार ये है। उसके बाद देखिएगा अम्ल का गुण क्या है। अम्ल का गुण क्या है देखिएगा। पहला, ये तो स्वाद में खट्टा होता है, इसका एक गुण है। जैसे मैंने लिखा है नींबू, संतरा, कच्चा अंगूर, इमली। उसके बाद कुछ अम्ल विषैले होते हैं, जैसे फिनाइल। फिनाइल जिसे हम लोग घर साफ करते हैं पानी में डाल करके, तो वो क्या होता है, हमारे लिए विषैला होता है, वो भी एक तरह का अम्ल है। उसको केमिस्ट्री में कार्बोनिक अम्ल कहा जाता है, फिनॉल को। कुछ अम्ल हानिकारक होते हैं हमारे लिए, जैसे H2SO4। H2SO4 बैटरी में डाला जाता है, बैटरी में जो पानी होता है वो H2SO4 होता है, वो भी हमारे लिए हानिकारक है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल इसको बोलते हैं। नाइट्रिक अम्ल क्या करता है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में या उर्वरक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब उर्वरक भी तो हम नहीं खा सकते हैं, वो पेड़ पौधों के लिए उपयोगी होगा, हमारे लिए तो हानिकारक है। चौथा देखिए, नीले लिटमस पत्र तथा मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। अब ये एक पत्र है, पत्र का मतलब होता है पेपर। जिस तरह से एक पेपर है A4 साइज का, इस तरह का एक पेपर है, वो पेपर का रंग होता है नीला। जैसे ही उस पर नींबू निचोड़िएगा तो वो जो नीला पेपर है वो बदल जाएगा लाल। जितना दूर नींबू का रस गिरेगा उतना दूर वो हो जाएगा लाल। तो हम समझेंगे कि जो हम रस निचोड़े हैं, उस पर गिराए हैं, वो अम्ल है। अगर रंग नीला कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, तो हम समझेंगे कि वो जो तत्व जो निचोड़े हैं, हम रस जो डाले हैं, वो अम्ल है। या फिर मिथाइल ऑरेंज। अब ये मिथाइल ऑरेंज क्या है, मिथाइल ऑरेंज अगर आप लोग केमिस्ट्री का लैब में गए होंगे तो वहाँ मिथाइल ऑरेंज बनाना सिखाया जाता है। खैर, मिथाइल ऑरेंज है क्या, एक लिक्विड है जिसका कलर ऑरेंज कलर का होता है, संतरा कलर का होता है, लिक्विड है। जैसे ही उसमें नींबू निचोड़िएगा
या सेव का रस डालिएगा, इमली का रस डालिएगा तो उसका कलर लाल हो जाएगा, ऑरेंज से कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो हम समझेंगे कि जो वस्तु उसमें निचोड़ा गया है वो कैसा है, अम्ल है। चलिए यहाँ तक हो गई बात। अब आगे चलते हैं 5वां नंबर पे। अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। तो धातु से अगर अभिक्रिया, धातु का मतलब क्या हो गया, धातु हम लोग आगे बात करेंगे डिस्कशन। धातु से अगर यह अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस मुक्त करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। छठा देखिए, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। जलीय विलयन का मतलब हो गया, अगर जल में नींबू को पानी में ढर के घोर दिए हैं, घुमा दिए और उसमें विद्युत धारा दीजिएगा तो एक छोर से दूसरा छोर तक बिजली एक छोर से दूसरा छोर तक चला जाएगा। इसका मतलब है कि जब अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का कैसा होता है, सुचालक होता है, एक छोर से दूसरे छोर तक चला जाएगा बिजली पानी में। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच मान का एक अलग से हम टॉपिक बनाएंगे, इसी वीडियो में आपका आएगा। पीएच मान क्या होता है उसके बारे में हम समझाएंगे। आप समझिएगा कि 7 से अगर कम है, एक स्केल है पीएच वैल्यू, 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, अगर 7 है तो उदासीन होगा, 7 से ज्यादा होगा तो वो फिर भस्म होगा। तो जो भी तत्व जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा वो सब अम्ल होता है। अब देखिए अम्ल का प्रकार। अम्ल में भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, दूसरा वीक एसिड होता है। मतलब प्रबल अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल होता है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है और वीक एसिड क्या है? वे अम्ल जो जल में घुल करके हाइड्रोजन प्लस देते हैं, जो हाइड्रोजन प्लस देगा तो वो सब अम्ल जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। फिर आइए, जैसे मैंने लिख लिया HCl H2SO4 HNO3, जैसे मैंने यहाँ बताया एग्जाम्पल, ये सारा एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड का है। वीक एसिड में क्या है, वे अम्ल जो जल में घुल करके आंशिक रूप से आयनित होते हैं। आंशिक का मतलब वो थोड़ा थोड़ा आयन में टूटेगा, नहीं टूटेगा, तो वो दुर्बल अम्ल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में कार्बोनिक अम्ल H2CO3, एस्टिक अम्ल CH3COOH का होल 2, तो ये सब जो है ना वीक एसिड के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद देखिए, अगर ये वीक है, इसमें आयन की मात्रा कम है, तो जब इसमें इसको जल में घोलिएगा और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाइएगा तो एक छोर से दूसरे छोर तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगा, विद्युत नहीं जाएगा। इसका मतलब क्योंकि उसमें आयनों की संख्या कम है, उसको मैंने इस लाइन में समझा दिया है, बता दिया है कि दुर्बल अम्ल में आयनों की संख्या कम होती है, इसलिए विद्युत चालकता भी कम होती है। और दो कंसेप्ट है अम्ल में, एक सांद्र अम्ल होता है, दूसरा तनु अम्ल होता है। इंग्लिश में इसको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहते हैं और डाइल्यूट एसिड कहते हैं। अब ये क्या है, तो समझिए कि जिस विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक उपस्थित होती है उस विलयन को सांद्र अम्ल कहा जाता है। जैसे एक गिलास पानी ले लीजिए और उसमें 5 गो नींबू काट के निचोड़ दीजिए, तो क्या हो गया कि पानी में अम्ल की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई। 5 गो नींबू निचोड़ दिए हैं तो उसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो गई है, तो वो जो सॉल्यूशन तैयार हुआ, वो विलयन तैयार हुआ, उस विलयन को हम लोग सांद्र अम्ल यानी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहेंगे, क्योंकि उसमें अम्ल की मात्रा बहुत अधिक हो गई। ठीक इसका उल्टा करिए, तनु अम्ल डाइल्यूट एसिड उसको कहते हैं कि जिस विलयन में अम्ल की मात्रा कम होती है उस विलयन में तनु अम्ल कहा जाता है। पानी खूब ले लिए, ढेर सारा ले लिए, एक गिलास पानी ले लिए और नींबू 1 बूंद डाले और उसको घुला दिए, तब वो क्या कहलाएगा, तनु अम्ल कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए प्रश्न में, परीक्षा में कुछ अम्ल से क्वेश्चन आता है कि जैसे इधर पदार्थ लिखा मैंने, इधर अम्ल लिख दिया है, तो क्वेश्चन पूछता है कि संतरा में या नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप लिखेंगे साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेव में कौन सा अम्ल है, मैलिक अम्ल है। इमली में टार्टरिक अम्ल है। सिरका में एस्टिक अम्ल है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही खाने में तो बहुत स्वादिष्ट है, खट्टा लगता है दही, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसीलिए दही कैसा लगता है, खट्टा। टमाटर भी खट्टा लगता है, उसका टमाटर का स्वाद अलग है क्योंकि उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अब देखिए दही में या टमाटर का स्वाद अलग होता है, क्यों, क्योंकि उसमें अम्ल अलग अलग पाया जाता है, इसलिए उनका स्वाद भी अलग अलग होता है। अमाशय हमारे पेट में है, पाचक तंत्र जब हमने पढ़ाया था भोजन कैसे पचता है, मानव का पाचन तंत्र, उसमें मैंने अमाशय का जिक्र किया था, जो कि अमाशय में HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको HCl भी लिखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चाय में, चाय हम लोग पीते हैं तो चाय भी एसिडिक होता है, एसिड होता है ना, चाय पिए तो गैस हो गया, एसिडिक हो गया, तो क्या कहते हैं, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टैनिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी,
में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी देखते काट देता है जहां पे वहां फूल जाता है, तो एक्चुअल में करता क्या है, चींटी काटता नहीं, उसके पास मुंह दांत नहीं है कि दांत से काट लिया। वो करता क्या है कि उसके मुंह में एक अम्ल पाया जाता है जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। समझिए चींटी के थूक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। वो क्या करता है, एक बूंद हमारी त्वचा पर अपना अम्ल यानी थूक गिरा देता है। तो जितना दूर वो अम्ल गिरता है उतना दूर हमारी कोशिकाओं को वो नुकसान पहुंचा देता है और उतना दूर हमारा जो कोशिका है वो फूल जाता है। तो आप समझ गए लाल चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो आप ये 10 जो चीज है 10 में से आप लिखिए, आपका ऑब्जेक्टिव जो है इन्हीं में से आता है। तो अब मैंने अम्ल पढ़ा दिया, अब हम आपको भस्म के बारे में जानकारी देंगे। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर हम आपको भस्म पढ़ाते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखिए हम लोग भस्म के बारे में बात करेंगे। अम्ल पे बात हो गई, अब भस्म पे। भस्म को इंग्लिश में बेस कहते हैं। अब भस्म क्या है, भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है, जैसा कि मैंने अभी बोला कि कड़वा लगता है, तथा अम्ल से अभिक्रिया करके ये लवण बना देगा, उसको हम लोग भस्म कहते हैं। भस्म आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस एक रसायन शास्त्र के वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार भस्म क्या है, तो भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड यानी OH- देता है। हाइड्रोक्साइड को OH बोला जाता है और OH पर एक माइनस होता है पावर ऊपर में। इसका मतलब है ये एक माइनस का मतलब हो गया कि ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण करता है, तो एगो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो एगो कर्जा हो जाता है इसको, तो कर्जा हो जाता है तो एगो माइनस। अगर 2 गो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऊपर 2 गो माइनस, 3 गो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऊपर 3 गो माइनस। ठीक है, समझ में आया। यानी OH के ऊपर माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और जिसके ऊपर प्लस रहेगा वो समझिएगा एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करता है, किसी को देता है। तो देखिए अम्ल भस्म बता देंगे हमने, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड देता है। जैसे एग्जांपल समझिएगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम पानी में ढल के ऐसे ऐसे घोर देंगे उसको, तो क्या होगा कि सोडियम प्लस बनेगा, OH- बनेगा। प्लस का मतलब हो गया कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है और OH एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोरेंगे तो K प्लस बनेगा, OH- होगा। ये CaOH2 है, इसको जल में घोलेंगे तो Ca प्लस और प्लस OH- होगा। तो हमको मतलब इस OH से है, OH जैसे ही निकलेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो भस्म है। भस्म का कुछ गुण होता है। भस्म स्वाद में कैसा लगता है, कड़वा लगता है, तीता नहीं, तीखा नहीं, कड़वा लगता है। जैसे साबुन, राख, नीम, आंवला इत्यादि। कुछ भस्म विषैले होते हैं, जैसे चूना का जल, हाथ अगर उसमें ज्यादा देर तक रखिएगा तो हाथ का जो स्किन का त्वचा है वो फटने लगता है, तो कुछ विषैला होता है चूना जल, बेरियम ऑक्साइड। कुछ भस्म हानिकारक होता है, जैसे NaOH, KOH। KOH को बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, भस्म का एक और गुण है, इसमें स्टार मार लीजिएगा क्योंकि प्रश्न में यहां से परीक्षा आता है, ये परीक्षा में ये प्रश्न आता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगर जो पेपर है वो लाल कलर का है लिटमस पेपर का, और भस्म अगर उसके ऊपर हम डाल देंगे, मतलब साबुन का पानी उस पर गिरा दीजिएगा या नीम उस पर गिरा दीजिएगा, तो कैसा हो जाएगा, वो उसका कलर नीला हो जाएगा। पेपर लाल से कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ये प्रश्न में परीक्षा में कई बार दिया है। भस्म का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, यानी करंट एक छोर से दूसरे छोर तक उसमें भी चला जाएगा। धातु के ऑक्साइड भस्म होते हैं। जितना भी ऑक्साइड किसी भी तत्व के साथ में अगर लास्ट में O लगा हुआ है, जैसे FeO, CaO, ZnO, CuO, तो जब भी किसी तत्व के साथ O सटा हुआ रहेगा, लगा हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग ऑक्साइड बोलते हैं। तो जहां भी ऐसा देखिएगा Fe के साथ O है, CO के साथ O लगा हुआ है, तो आप समझ जाइएगा कि भस्म है। FeO ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड, तो ये सब क्या है, भस्म है। भस्म को जल से मिलाने पर उष्मा मुक्त होती है। जैसे देखिए NaOH को जल से हम मिलाए हैं तो सोडियम प्लस OH- बना है, तो यही वाला चीज हम यहाँ पे लिखे हैं Na प्लस OH- प्लस इसमें उष्मा। देखिए एरो ऊपर गया हुआ है, इसका मतलब इसमें से उष्मा निकलेगा। उष्मा क्या होगा, ये एरो ऊपर गया हुआ है, उष्मा क्या होगा, ऊपर निकलेगा।
अब आइए भस्म का गुण हो गया। अब भस्म भी दो तरह का होता है। अब देखिए, प्रबल भस्म जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, वे भस्म जो जलीय विलयन में घुलकर OH प्रदान करता है प्रबल भस्म कहलाता है, जैसे NaOH KOH। दूसरा है दुर्बल भस्म। वीक बेस कौन है? वे भस्म जो जल में जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होकर OH प्रदान करते हैं, दुर्बल भस्म कहलाता है। यानी कि जब भी जल में ये घूमेगा तो OH थोड़ा थोड़ा टूटेगा, ज्यादा नहीं टूटेगा। इसमें भर पे टूट जाएगा तो ये स्ट्रांग हो जाएगा, इसमें कम OH टूटेगा तो इसको बोलेंगे दुर्बल भस्म है। जैसे CaOH का होल 2, MgOH का होल 2, NH4OH, तो ये सब दुर्बल भस्म है। इससे इलेक्ट्रिसिटी एक छोर से दूसरे छोर तक थोड़ा पहुंचेगा, कभी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इसमें आयनों की मात्रा कम होती है। उसके बाद देखिए एसिड और बेस। बेस तो मैंने बता दिया, भस्म। अब देखिए कि पीएच मान क्या है। हम लवण की भी बात करेंगे तो पहले पीएच समझ लेते हैं। पीएच मान क्या होता है? जब भी किसी विलयन में पीएच का मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के लघु गणक का ऋणात्मक मान होता है, लॉग का ऋणात्मक होता है। शॉर्ट में समझिए क्या होता है, हमने नीचे लिखा है इसको समझा करके। पीएच क्या है? तो पीएच एक संख्या मान है जो पदार्थों के अम्ल और भस्म यानी अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करता है, पीएच कहते हैं उसको। अब पीएच का एक फॉर्मूला है, पीएच का फॉर्मूला यहां पे लिख दिए हम। पीएच का फॉर्मूला होता है पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन प्लस, यानी माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन होता है, जहां पे हाइड्रोजन प्लस क्या कहता है कि विलयन में कितना मिला हुआ है, उसकी सांद्रता क्या है, कितना घुला हुआ है कोई चीज, उसकी शक्ति यहाँ H प्लस है। माइनस इसको मैथ में लॉग कहते हैं, लॉगरिथम बोलते हैं, पूरा शॉर्टकट में इसको लॉग बोलते हैं, हिंदी में लघु गणक कहा जाता है लॉग को। अब देखिएगा ये क्या लिखे, इसी से ये बना है। क्या है? किसी भी चीज जो माइनस में है उसको अगर हम 1 के नीचे रख देते हैं तो वो प्लस में हो जाता है। ये माइनस है, 1 के नीचे लॉग H प्लस रख देंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए इस फार्मूला का इस्तेमाल कहाँ होता है वो हम बता देते हैं आपको। एक मैंने क्वेश्चन लिया है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है निकालिए, जहां H प्लस 1 गुने 10 का पावर माइनस 7 दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, हम जानते हैं कि पीएच का वैल्यू माइनस लॉग H प्लस होता है, माइनस लॉग H प्लस होता है। इस फार्मूला को टांगे और वो फार्मूला को यहाँ रख दिए। अब देखिए बराबर है, बराबर लिखे, माइनस है माइनस लिखे, लॉग है लॉग लिखे। H प्लस का वैल्यू 10 का पावर माइनस 7 यहां पर क्वेश्चन में ही दे दिया है। क्वेश्चन में ही दे दिया था कि H का वैल्यू कितना है, 10 का पावर माइनस 7 है। हम H प्लस का वैल्यू 10 का पावर माइनस 7 रख दिया। अब देखिए थोड़ा सा भी मैथ अगर आप जानते होंगे तो आपको पता है ये पावर माइनस 7 है, ये 10 का पावर माइनस 7 है, बराबर में आएगा तो यहाँ गुना, ये आगे में आएगा तो गुना हो जाएगा। माइनस का माइनस, पावर माइनस 7 यहाँ पे गुना हो जाएगा -7। और ये लॉग 10 है तो लॉग 10 हम लिख दिए। आगे देखिए माइनस का माइनस से गुना हो जाएगा, प्लस 7 हो गया, लॉग 10। लॉग 10 का जो वैल्यू होता है, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है। लॉग 10 का वैल्यू यहाँ 1 लिख दिए। 7 में से 1 का गुना, 7 में 1 का गुना किए, कितना आ गया 7। यानी कि जल का जो पीएच मान होता है, शुद्ध जल का नहीं, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और जिसका भी पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है। शुद्ध जल का मतलब हो गया, शुद्ध जल कहाँ होता है बताते हैं। डॉक्टर साहब जब इंजेक्शन देते हैं तो देखिएगा एक पाउडर, शीशी में पाउडर रहता है, तो क्या करते हैं कि सिरिंज से एक शीशी को फोड़ते हैं और उससे सिरिंज से पानी खींचते हैं, तो वो जो जल होता है वो शुद्ध जल होता है। और फिर वो डब्बा में डाल कैसे ऐसे करके हिलाते हैं, तो जो शुद्ध जल होता है, जो इंजेक्शन देने के काम में इस्तेमाल किया जाता है, वो शुद्ध जल होता है, उसका पीएच वैल्यू 7 होता है। नीचे मैंने लिखा है किसी भी विलयन की अम्लीयता शक्ति उसमें उपस्थित हाइड्रोजन प्लस पर आयन पर निर्भर करती है। यानी कि किसी भी विलयन की जो अम्लीय शक्ति होती है वो कितना एसिडिक होगा, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन पर निर्भर करता है कि वो कितना खट्टा होगा। उसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ती जाएगी, वो ज्यादा खट्टा होता जाएगा, ये बात मैंने बताया है। तो अभी हम पीएच मान के बारे में, अभी पीएच का स्केल बताएंगे कि पीएच स्केल किसे कहते हैं, कहाँ अम्ल होगा, कौन क्षार होगा, कौन उदासीन होगा, तो उसका डाटा अभी हम यहाँ बनाएंगे। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पीएच की बात करते हैं आगे।
हाँ बच्चों, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जरा स्क्रीनशॉट आप ले रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये OH प्लस नहीं होगा, यहाँ पर OH माइनस होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, अब हम लोग पीएच स्केल के बारे में बात करेंगे। पीएच स्केल क्या है? तो सबसे पहले 1909 ईस्वी में सॉरेन साहब ने बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निर्धारित करने के लिए स्केल दिया था, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। अगर परीक्षा में आता है पीएच स्केल किसे कहते हैं, तो यही डिफिनेशन आपको लिखना है कि सॉरेन साहब ने बिलियन में हाइड्रोजन आयन कितना है ये निर्धारित करने के लिए एक स्केल दिया था, जिसे हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल क्या है? तो एक पैमाना है। देखिए मैंने पीएच स्केल यहाँ बना दिया है, इस तरह का एक स्केल है, पैमाना है। जैसे हम लोग के इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में स्केल होता है जिसमें 1 से लेकर के 15 तक संख्या लिखी होती है, तो बिल्कुल उसी तरह का एक स्केल है। और इस लिख दिया मैंने पीएच स्केल क्या है? तो एक पैमाना है जो बताता है कि दिया गया विलयन अम्ल है, भस्म है या उदासीन है। यदि देखिए ये स्केल है, स्केल में 1 से 14 तक लिखा हुआ है। अगर पीएच वैल्यू अगर 7 आएगा, अगर 7 आएगा तो बोलेंगे उदासीन है, और 7 से कम आएगा यानी 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, तो हम बोलेंगे कि ये अम्ल है। जैसे जैसे 7 से दूरी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा। जैसे कि 7 से दूर कौन 1 है, तो जिसका पीएच मान 1 होगा वो अम्ल ज्यादा शक्तिशाली होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक इसका उल्टा इधर देखिए, 7 से अगर मान बढ़ता जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 होता जाएगा, तो इधर क्षारीयता बढ़ता जाएगा। मैंने देखिए यहाँ एरो लगा करके लिख दिया है कि क्षारीयता बढ़ेगी। 7 से दूरी बढ़ेगा, क्षारीयता बढ़ेगा। 7 से इधर दूरी बढ़ेगा पीछे की ओर, 6, 5, 4, 3, इधर अम्लीयता बढ़ेगा। इसको मैंने यहाँ लिख दिया है कि अगर अम्लीय विलयन का मान पीएच मान 7 से कम होता है, अम्लीय विलयन होगा तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। उदासीन शुद्ध जल का होता है 7। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। उसके बाद हमने ये जो पीएच जो है उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है उसके बारे में हमने कहा है। जीवन में यहाँ 9 होगा, टवर्गी 9। तो दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होगा वो देखिए। हमारे भोजन के पाचन में पीएच वैल्यू का बड़ा महत्व है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि HCl का जो पीएच मान होता है, देखिए यहाँ लिखा है मैंने, HCl का पीएच मान 1 होता है। अगर ये पीएच मान 1 होता है तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पेट में पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है, जो हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो भोजन के पाचन में सहायक है। दांतों को साफ करने में पीएच का बड़ा महत्व है। देखिए जब हम लोग सुबह सो करके उठते हैं तो दांत बड़ा फीका फीका सा, मुंह बड़ा फीका फीका सा महसूस होता है, उसमें अम्ल की मात्रा होती है, लगभग 5.5 एसिडिक होता है वो हमारा मुंह। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्रश निकालते हैं, टूथपेस्ट लेते हैं, और टूथपेस्ट ले करके अब ब्रश करना शुरू करते हैं। उस टूथपेस्ट में क्या होता है कि वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, मतलब वो बेस होता है। मुंह में एसिड है और टूथपेस्ट बेस है। जब एसिड और बेस मिलता है तो बनता है क्षार नहीं, लवण और जल बनता है। एसिड और बेस जब मिलेगा, अम्ल और भस्म मिलेगा, तब लवण का निर्माण करता है। तो मुंह में पहले से अम्ल है और टूथपेस्ट हम लोग भस्म लिए, तब क्या हो जाता है कि वो लवण और जल का निर्माण होता है, मुंह हम लोग को फ्रेश फ्रेश महसूस होता है। तीसरा, ये बर्तन धोने के धब्बों को साफ करने में होता है। जब भी बर्तन, जैसे कॉपर का बर्तन होता है, पीतल का बर्तन हो गया या तांबा का बर्तन हो गया, काफी दिनों तक अगर वो रखा रहता है घर में, तो आप देखिएगा कि उसका जो कलर होता है वो हरा हरा, उसमें कलर एक परत जम जाता है, जिसको हम लोग कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। अब उसको नींबू लेकर के, नींबू निचोड़ दीजिए उस पे। घर की महिलाएं क्या करती हैं, नींबू लेकर के उस बर्तन पे निचोड़ देती हैं और उसको धर के साफ करती हैं। तो यहाँ पर एक रिएक्शन शुरू हो जाता है कॉपर ऑक्साइड का, और नींबू में है सिट्रिक अम्ल, अभी हम लोग पढ़े। तो सिट्रिक अम्ल और कॉपर ऑक्साइड मिल करके कॉपर सिट्रिक अम्ल बनाता है, और वो रगड़ने से क्या होता है कि धब्बा जो है बर्तन को छोड़ करके बाहर हो जाता है। तो बर्तन के धब्बों को छुड़ाने में भी बड़ा काम करता है पीएच। मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करता है। अगर मिट्टी का पीएच मान 7 के बराबर है, न्यूट्रल है, तो इसमें फसल अच्छा होगा। अगर अम्लीयता बढ़ गया तो भी फसल प्रभावित होगा, और ज्यादा क्षार हो गया तो भी हमारा जो उर्वरक क्षमता है मिट्टी की वो प्रभावित होगी। जलीय जीव को प्रभावित करता है। अगर जल में अम्लीयता बढ़ गई है तो भी कई प्रकार के जो जीव हैं, जलीय जीव, उनका
जीवन संकट में आ जाता है और वो मरने के तुल्य हो जाते हैं। जैसे भी समुद्र में देखिएगा तो बहुत सारा हवेल मछली जो है उसमें अम्लता इतना बढ़ गया है कि हवेल मछली अब रह नहीं पा रही है और वो किनारों पर कई बार हवेल मछली मरी हुई पाई गई है। इन सब का कारण है कि उसमें अम्लता बढ़ जाना। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये कुछ ऑब्जेक्टिव में प्रश्न जो है वो कई बार पूछा है कि पूछता है सीधे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4 है। टमाटर का पीएच मान 4.1 है। पसीना का पीएच मान 4.5 होता है। अम्लीय वर्षा, अम्ल वर्षा लिखे हैं यहाँ पे, यहाँ पर आप लिख दीजिए अम्लीय वर्षा, इसको हम मिटा देते हैं। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा क्या है कि जब बारिश की पहली बूंद गिरती है धरती पर तो वो बारिश जब नीचे गिरता है तो वातावरण में जो विषैले तत्व होते हैं उनसे टकराता हुआ वो नीचे गिरता है, तो उसमें कुछ विषैला गुण आ जाता है, उसी को हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। और यही अम्लीय वर्षा जब आम पे गिरता है तो आम पकना शुरू हो जाता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6, 5.6 होता है। पेशाब, इसका पीएच मान 6 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। देखिए यहाँ लिखा है मैंने शुद्ध जल, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट, स्टार मार लीजिए इसमें कि याद रखना है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। ही पूछता है। आंसू का पीएच मान कितना होता है? 7.3। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ये परीक्षा में बड़ा इंपॉर्टेंट है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? ब्लड का 7.4 होता है। पित्त का, हमारे शरीर में पित्त रस निकलता है, कहाँ पे? पित्त ग्रंथियों के द्वारा निकलता है। लीवर में एक पित्ताशय होता है जहां से पित्त ग्रंथि निकलता है, पित्त निकलता है, रस निकलता है जो भोजन के पाचन में सहायक है। अगर आपको पित्त के बारे में समझना है तो आप हमारा वीडियो जो है बायोलॉजी पे अपलोड है, पाचन तंत्र में, मैंने यहाँ पित्त को, वहां पित्ताशय बताया है, लीवर के अंदर एक होता है। अच्छा, पित्त क्या होता है? पित्त का पीएच मान 7.5 से 8.8 तक होता है। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है, इधर जितना जैसे जैसे जो होगा इधर बढ़ेगा, इसका क्षारीयता बढ़ेगा। चूना जल का 11 होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिसका डिस्कशन मैंने आपको किया। अब लवण की बारी होगी, तो लवण को मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लवण की बात करेंगे कि लवण कैसे बनता है, लवण कितने प्रकार के होते हैं, और घर में हम लोग खाने का नमक इस्तेमाल करते हैं, धोने का नमक इस्तेमाल करते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।